अगर आप डीजल लवर हैं और ऑल्ट्रोज डीजल का मन बना रहे हैं बिकॉज ये गाड़ी लास्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी इंडिया की आखिरी डीजल हैचबैक, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं इस ऑल्ट्रोज अकम्पलिश्ड एस डीजल वर्जन को चलाऊंगा। अलग अलग सड़कों के ऊपर देखेंगे इस गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा आता है, गाड़ी का इंजन कैसी पावर प्रोड्यूस करता है और कैसे कैसे सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, एंड क्या कम ग्राउंड क्लियरेंस की वाकई इस गाड़ी को प्रॉब्लम है। लोगों ने हवा बना रखा है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ये तो ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, सारी चीज़ों को चेक करेंगे आराम से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, किन लोगों को दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए, क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको ऑल्ट्रोज में क्योंकि ये टाटा की गाड़ी है, और क्या क्या इस गाड़ी की स्ट्रेंथ्स है, कहां पर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो के अंदर सभी चीजों की बात करेंगे। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। एंड आगे चलने से पहले जो भी इस गाड़ी को कंसीडर कर रहे हैं, चाहे खरीदना चाहे इसके बारे में जानना, इसी रिव्यू का पार्ट 1 चेक करो बिकॉज उसके अंदर तो मैंने गाड़ी का कोना कोना छान मारा और एकदम कंप्लीट तरीके से गाड़ी को कवर किया है। तो चाहे आप गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, उस वीडियो को तो गाइड समझो, गाइड, इतना डिटेल्ड है वो वीडियो। पार्ट 1 ऑल्ट्रोज डीजल का इस चैनल के ऊपर चेकआउट करें जो इससे पहले आया था। तो लेके चलते हैं गाड़ी को, क्लच एंड ब्रेक दबा के स्टार्ट करेंगे। क्या बात है। एंड गाड़ी आपके पास कोई सी भी हो, गाड़ी आप कोई भी चला रहे हो, सीट बेल्ट हमेशा पहन के चलें बिकॉज आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, राइट। जैसे आप इस गाड़ी को चलाना शुरू करते हो ना, गाड़ी की एफर्टलेसनेस आपको महसूस हो जाती है। देखो बहुत सी गाड़ियों के अंदर मैंने बात बताई है कि एफर्टलेसनेस आती है उसके ड्राइविंग मैनर्स की वजह से, इसमें भी है वो चीज़, गाड़ी के ड्राइविंग मैनर्स अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरी ना एक आपको थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आती है इस गाड़ी में, वो आती है गाड़ी की क्वालिटी की वजह से। गाड़ी का वेट ज़्यादा है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है, तो एक बढ़िया, मैं आपको पता चल जाता है कि आप एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। मैं आउटराइड इस चीज़ से क्यों शुरू कर रहा हूँ बिकॉज ना कंपटीशन में जो 2 गाड़ी आती थी पहले, बात कर लेते हैं बलिनो और i20, गाड़ी अभी भी आती है पर अब उनके अंदर डीजल का ऑप्शन नहीं है, राइट। तो अब वो सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल में गाड़ी का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप बलिनो और i20 में देखो ना, तो ऐसी प्रीमियमनेस आपको मैं कहूँगा i20 कुछ हद तक मैच करती है, वो उसके अलग एस्पेक्ट्स है प्रीमियमनेस के, इसके अलग है। बलिनो मैच नहीं कर सकती इस गाड़ी को, ठीक है। बलिनो का पेट्रोल इंजन बहुत साइलेंट है, बहुत प्यारा है, खत्म। उसके बाद बलिनो गाड़ी का कोई प्लस पॉइंट नहीं है हमारे पास, राइट। तो वो तो इसको मैच करती ही नहीं है। और मैं दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो और एज सच, लेकिन दिस इज़ वन कार जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एक टाइम था जब मैं ऑल्ट्रोज लेना चाहता था, जब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट नहीं आया था, पुराने वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो ये गाड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है और ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी का कोई नेगेटिव आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो देखो बेसिक एस्पेक्ट से शुरू करते हैं। आप गाड़ी को चलाना शुरू करते हो तो आपको इनिशियली कैसा महसूस होता है ना, तो जो व्यूइंग एंगल्स है गाड़ी के वो डिसेंट है टाटा की टर्म्स में। अगर मैं इनको जनरल वे में देखूं तो ये जो ए पिलर है ना, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है यार थोड़ा सा कम हो सकता था। इसके अलावा ऐसे मुझे कोई मेजर दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। पीछे का व्यू भी आपको अच्छा खासा आता है, साइड का व्यू भी आपको डिसेंट मिल जाता है, तो व्यूइंग एंगल्स गाड़ी के अच्छे खासे हैं। एक ये है इसके अंदर, आपने देख लिया वीडियो में, ठीक है, डे नाइट आपको मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। तो मेरे को लगता है टाटा अगर इतना पैसा खर्च रहा है, मे बी ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ दे सकता था, बट एज सच कोई मेजर कंप्लेन मेरे को इस चीज़ से नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कहाँ पर मेरे को लगता है कि वो एक मेजर मिस है और कहाँ पर वो छोटी मोटी प्रॉब्लम है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, उनके साथ आप रह सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो हर गाड़ी में निकलता है कुछ ना कुछ। मेजर चीज़ें जहाँ जहाँ पे होंगी वो मैं क्लियरली हाईलाइट करूँगा कि ये एक मेजर दिक्कत है और इसके साथ आपको सोच के रहना है अगर आपने गाड़ी को खरीदना है तो, राइट। तो ओवरऑल जो व्यूइंग एंगल है गाड़ी के वो अच्छे खासे हैं। मेरे सामने भी फ्रॉक्स जा रही है, वो बचते बचते बची है, आई थिंक कैमरा में आ गया होगा वो। हाईवे पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो प्यार से चलाओ। मैं इस समय 80 पे जा रहा हूँ, अपनी स्पीड लिमिट के अंदर जा रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं सेफली जा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग चौड़े हो जाते हैं। कमिंग बैक टू ऑल्ट्रोज, तो गाड़ी चलाते में आपको ऐसी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी कंट्रोलेबल सा आपको महसूस होता है। कुछ पुरानी गाड़ियाँ ऐसी होती थी दूसरे कंपनीज में जहाँ पर उनकी ना कह लो चाल से आपको पता नहीं लगता था क्योंकि उनकी हैंडलिंग थोड़ी वियर्ड होती थी। इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी बहुत एफर्टलेस महसूस होती है यार। ऊपर से मैं अकम्पलिश मॉडल में बैठा हूँ, टॉप मॉडल है, तो ये जो स्टीयरिंग है ना इस गाड़ी का, वैसे आई थिंक ये बेस मॉडल से ही ऐसा आता है, ये लेदर रैप्ड वाला, ये बहुत अच्छा लगता है चलाने में। लेकिन अलग अलग है इसके एस्पेक्ट्स भी, राइट। अगर मैं नॉइज़ इंसुलेशन की बात करूँ तो नॉइज़ इंसुलेशन एक टॉपिक छोटा सा हो सकता है जहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि गाड़ी की प्रीमियमनेस थोड़ी सी कम है। किस तरह से? ऐसे तो गाड़ी में आपको कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। जो गाड़ी का इंजन है वो भी मैं कहूँगा डिसेंट रिफाइंड है, प्रीमियम हैचबैक वाला रिफाइनमेंट नहीं बोलूँगा मैं, बट ऐसे अच्छा है अपने आप में। वो जैसे DDIS आता था सुजुकी का गड़गड़ गड़गड़ करता था, वैसे नहीं करता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है इस इंजन की, प्यार से चलता है। इसका नोट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा नोट है, ग्रफ वाली आवाज़, गंदी सी आवाज़ नहीं है इस इंजन की जो मुझे लगा। विंड नॉइज़ थोड़ी सी आती है और वो आती है हायर स्पीड्स के ऊपर। जब आप 110, 120, 130 पे होते हो, इसके ऊपर जाने की ट्राई मारते हो ना, तब आपको पता चलता रहता है कि गाड़ी में हल्की सी शां शां की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा प्रीमियमनेस घटा देती है वो, बट देन इतनी स्पीड के ऊपर मतलब विंड नॉइज़ हर गाड़ी में रहती है, बस ऑल्टोज में थोड़ी सी आपको ज़्यादा पता लगती है।
कि कॉन्स्टेंट सी आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दैट्स दी ओनली थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट विंड नॉइज़ गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आसपास जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनका ज़्यादा मुझे पता नहीं लगता। अगर मैं गाड़ी के सस्पेंशन, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की बात करूँ तो सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी अच्छे तरीके से ट्यून किया हुआ है। पुरानी ऑल्टोस के मुकाबले ये हल्का सा आपको सॉफ्ट महसूस होगा, लेकिन अभी भी ये ओवरऑल स्टिफर साइड के ऊपर ही है। एंड इसकी स्टिफनेस आपको हर जगह महसूस नहीं होती, सिर्फ कहीं कहीं पे आपको फील होगा जब आप इस गाड़ी को हार्ड एंड फास्ट पुश करोगे। एंड मेरे को लगता है ऐसे ही होना चाहिए। मुझे 24 घंटे स्टिफनेस नहीं चाहिए मेरी तशरीफ़ के नीचे, ठीक है। तो ना गाड़ी ओवरऑल चलने में काफ़ी सॉफ्ट लगती है आपको, लेकिन जहाँ पे आपको महसूस होता है कि आपको इसको पुश करना है, वहाँ पे आपको ये गाड़ी स्टिफ महसूस हो जाती है। मैं छठा गियर डालने लगा था, छठा गियर है ही नहीं इस गाड़ी में, ठीक है। जैसे अभी मैं लेन चेंज करता हूँ, पीछे मेरी गाड़ी थोड़ा दूर है गाड़ी में लेन चेंज करके मज़ा आता है। ऑल्ट्रोज हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट कार्स सिंस इट्स इंसेप्शन। एक बार दोबारा लेन चेंज करते हैं, पीछे वाली गाड़ी थोड़ी सी दूर है भाई मज़ा आता है इस गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो पहले के मुकाबले एवर सो स्लाइटली सॉफ्ट किया गया है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी का जो कंफर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। एंड इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सॉफ्टर साइड पे चला गया, ये है अभी भी स्टिफ साइड पर ही। अगर मैं इसको एक रेगुलर हैचबैक से, एक अपनी कन्वेंशनल हैचबैक से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये हल्का सा स्टिफ ही महसूस होता है, लेकिन पहले के मुकाबले वो और ज़्यादा बेटर ट्यून्ड है। एंड एक चीज़ और है कि गाड़ी का जो क्वालिटी है ना, वो उसके कैरेक्टर से भी मैच होनी चाहिए। कंपनी इस गाड़ी को टियागो से ऊपर रखती है। कंपनी कहती है टियागो इज़ अवर रेगुलर हैचबैक, दिस इज़ अ प्रीमियम हैचबैक अकॉर्डिंग टू देम। तो ये गाड़ी की राइड क्वालिटी टियागो के ऊपर या इनके बाकी सेगमेंट के अंदर ना प्रीमियम महसूस होती है। बाकी सेगमेंट ऐसा ये नहीं कि मैं इसको नेक्सॉन या कर्व से कंपेयर करने लग जाऊंगा, बट ओवरऑल जैसे अगर कंपनी इसको प्रीमियम पे बिठा रही है ना, तो ये प्रीमियम महसूस होती है। कंपनी हैज़ मैनेज्ड टू डिफ्रेंशिएट द कार फ्रॉम इट्स कह लो यंगर सिबलिंग। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। हैंडलिंग इज़ वन पॉइंट जहाँ मेरे को लगता है कि पुरानी जो ऑल्ट्रोस थी वो शायद एवर सो स्लाइटली बेटर थी। अगेन वो अपने स्टिफ सस्पेंशन की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा शार्प लगती थी। ये मुझे उतनी शार्प नहीं लग रही है। मैंने पुरानी ऑल्ट्रोस भी चलाई है, मैंने कंपनी से लेके भी चलाई है, मैंने दोस्तों की भी चलाई है, और थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है कि शायद ये वाली ऑल्ट्रोस उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। तो ओवरऑल जो हैंडलिंग है गाड़ी की वो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अपने सेगमेंट के अंदर इट इज़ वन ऑफ द गुड हैंडलर्स। सेगमेंट में वैसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, 3 ही गाड़ी है, तो इट इज़ अ गुड कार। जो फर्स्ट जनरेशन ऑल्ट्रोस थी वो थोड़ी सी बेटर थी, थोड़ी सी पिंचू सी, लेकिन थी, पता लगता था उसका कि वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ महसूस होती है। लेकिन वही बात है, इसके अंदर ना उसको कंफर्ट के साथ ट्रेड किया गया है कि वो कंफर्टेबल थी वो गाड़ी भी, लेकिन ना ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है। ये तो फैक्ट है। अगर आप साइड बाय साइड चलाओगे ना, ये वाली हल्की सी ज़्यादा कंफर्टेबल है, पुरानी वाली हल्की सी ज़्यादा शार्प थी। यहाँ ना हैंडलिंग के अंदर ना एक चीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ कि 2 ऐसे पॉइंट हैं जो इनडायरेक्टली इस गाड़ी की हैंडलिंग से रिलेटेड है। देखो, हैंडलिंग में हम यूजुअली काउंट करते हैं कि गाड़ी का ओवरऑल जो स्टेयर है वो सब कैसा होता है। अगेन मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा था तो मैंने ये चीज़ घुमा दी है ना। तो एज सच हैंडलिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें हैं। वो कौन सी है? एक तो ये जो स्टेयरिंग है ना, ये जो काली पट्टी है स्टेयरिंग की, जैसा मैंने इंटीरियर के अंदर बताया था, सेम टू सेम बात। जब आप इसको साइड से पकड़ते हो, आपकी जो पोजीशन होती है आपकी 3 and 9, ठीक है। तो 3 and 9 के अंदर ना कभी कभी जब मैं ये हाथ यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे ऐसे मैंने रखा हुआ है, डोंट नो विजिबल तो नहीं होगा उसके अंदर, पर जैसे मैंने हाथ को यहाँ रखा तो इस जगह पर ना ये बटन आ जाता है मेरा क्रूज कंट्रोल वाला, एंड इस हाथ के नीचे मेरा बटन आ जाता है कॉलिंग वाला। तो जब मैं इसको ज़्यादा मोड़ता हूँ ऐसे, मतलब एकदम से, अभी तो फिलहाल मोड़ नहीं है मेरा उस तरह का, जब मेरे को प्रॉपर लेफ्ट टर्न लेना होता है ना, तो कई बार ये बटन मेरे हाथ से दब जाता है। या जैसे अभी मैं स्टीयरिंग करके जब करेक्शन करता हूँ वापस, तो भी ये बटन मेरे हाथ से दब जाता है। ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। मेरे को लगता है कि ये छोटा सा कैलिब्रेशन का इशू है कि टाटा इस कोने वाले बटन को थोड़ा सा स्टिफ कर सकता है, लेकिन अगेन अभी ये बहुत परफेक्ट वाले पे है, मतलब आराम से मैं बटन दबाता हूँ तो ये काम करता है। तो मैं ऐसे इसकी स्टिफनेस को छेड़ना भी नहीं चाहता। आई फील लाइक इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये बटन की एजेस नहीं है कोई भी, ये एजेस से भी बटन ही है। आप किसी और स्टीयरिंग को देखोगे ना, वहाँ बटन अलग होगा और एजेस पे उसकी मतलब एक बॉर्डर बना होता है, ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ये प्रॉपर एज तक बटन है, सारा का सारा लास्ट तक बटन है ये। तो उस वजह से क्या होता है कि जब आप हाथ भी रखते हो ना, तो इसके दबने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा अनोइंग है ये। अनोइंग क्या है कि अब जैसे ही मैं नॉर्मल चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरा मैप खुला हुआ है, ठीक है, मैंने बटन दबा दिया, गया दब गया मेरे से घुमाते घुमाते, और ये है मेरी कॉल की हिस्ट्री वगैरह आ गई। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना अनोइंग लगती है गाड़ी के अंदर, ये बार बार नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड आ जाती है, मैं आपको उसी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। अभी मैं कार चला रहा हूँ, अभी मुझे ये छेड़ना है, तो आप देख रहे हो कि मेरी उंगली का टिप है ना, वो इसको टच करता है ऐसे, ठीक है। बाकी गाड़ियों में मेरा जो हाथ है, मतलब ये आप ऐसे देख पा रहे हो ठीक से, बाकी गाड़ियों में थोड़ा सा ये ऐसे होता है, मेरा हाथ हल्का सा आगे निकला होता है इससे, तो उसको ना यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस गाड़ी में अगर मैं रिलैक्स पोजीशन के अंदर बैठा हूँ
तो ये थोड़ा सा मेरे को मतलब हर बार एक हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट है। ये दोनों छोटी चीज़ें हैं, इनके साथ आप रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है ये इतनी छोटी चीज़ें हैं कि टाटा को फिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अगेन वही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर महसूस होता है, ऐसे जो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक और बात पता है क्या होती है, जब आप ये गाड़ी चलानी शुरू कर दोगे ना, जब आपके साथ रहना शुरू कर दोगे, फिर आपको ये चीज़ महसूस नहीं होगी कभी भी। अभी ना मैं ये गाड़ी जब जैसे मेरे पास आई तो पहले दिन मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा दूर है, पर मेरे को लगा ठीक है, गाड़ी का अपना अपना होता है स्टीयरिंग। फिर मैंने होंडा सिटी चलाई अपने दोस्त की तो अब प्लीज़ डोंट कम विद मी कि वो होंडा सिटी है तो ये ऐसा नहीं हो रहा। 2026 चल रहा है, 2026 के अंदर इस गाड़ी की क्वालिटी भी कोई कम नहीं है होंडा सिटी से। बहुत जगह पर ये गाड़ी क्वालिटी ऑफ मटेरियल के अंदर होंडा सिटी से बेटर या कह लो बराबर महसूस होती है, इनफैक्ट बेटर है किसी किसी जगह से होंडा सिटी से ये गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी की आप स्क्रीन देखो, इसकी क्वालिटी है स्क्रीन की, इसकी फ्लिकनेस ज़बरदस्त है। होंडा सिटी की स्क्रीन क्या है, कबाड़ है वो इस समय, ठीक है, बट चलो दैट्स नॉट द पॉइंट इसकी बहुत जगह के ऊपर इस गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है और अप मार्केट गाड़ियों से, अपने सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियों को मैच करती है दूसरे ब्रांड्स के अंदर। तो मेरे को लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी टाटा सुधार सकता है। देखो मैं अभी यहाँ हाथ रख रहा था और ये बटन दब गया मेरा, ठीक है, जान के नहीं दबाया मैंने, ये हो जाता है, ये बहुत नेचुरल है। आप किसी का भी और बंदे का रिव्यू देखोगे जिसने इसको लॉन्ग टर्म में रखा होगा वो बताएगा आपको, और ये छोटा सा ही पॉइंट था। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी बताता हूँ आपको इस गाड़ी का, इसका स्टीयरिंग ही नीचे से फ्लैट है, जब आप आराम से चला रहे हो इसको ऐसे चलाओ। लेकिन अगेन ये हाईवे के लिए नहीं होता है, बहुत से लोग ना हाईवे पे चला रहे होते हैं। हाईवे पे जब आप यहाँ से चलाओगे ना तो क्या होता है दिक्कत, आप गाड़ी को जल्दी इनपुट नहीं दे पाते। अब मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा मोड़नी है, ऐसे ऐसे नहीं मुड़ती। सिमिलरली अगर मैं ऊपर हाथ रख देता हूँ, बहुत से लोग ना ये चीज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करता, लेकिन एक पता होना चाहिए आपको कब ये चीज़ को करना है। ऊपर हाथ रखने में क्या होता है, आप छोटा सा इनपुट देते हो तो गाड़ी फटाफट से बहुत ज़्यादा घूम जाती है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। लेकिन जो हम बात कर रहे थे ये फ्लैट वाली, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँगा स्कोडा की गाड़ियों में भी आजकल आपको 2 स्पोक डिज़ाइन मिलता है, काइलैक में, कुशाक में और स्लाविया में। उनका जो ये लोअर पार्ट का प्लास्टिक है ना, जो जहाँ पे एक एक्सेंट लगा होता है, जैसे इसमें भी लगा हुआ है, मानो या ना मानो वो रद्दी है। मैंने एक पीछे कुशाक के, मैंने अब तक कुशाक के चैनल के ऊपर 2 या 3 वीडियोस किए हुए हैं। एक ऑटोमेटिक का वीडियो है, एक मैनुअल का वीडियो है और एक मैं ऑनर के साथ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। जो मैनुअल है और ऑनर है वो एक ही गाड़ी है और ऑटोमेटिक अलग है। तो उन 2 गाड़ियों के अंदर मैंने ये चीज़ नोट करी हुई है कि ये जो प्लास्टिक है वो रद्दी है। इसके अलावा मैंने अपने एक दोस्त की 1.5 चलाई है, उसका जो प्लास्टिक है वो रद्दी है। मैंने एक दोस्त की स्लाविया भी चलाई हुई है दिल्ली के अंदर, उसका भी ये जो है प्लास्टिक मटेरियल है वो रद्दी है। रद्दी मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो फिट एंड फिनिश है ना वो चूचू करता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे ना, थोड़े टाइम के बाद वो चूचू करना शुरू कर देता है। इसको मैं चला रहा हूँ, मेरे को चलाते हुए इसको 5 या 6 दिन हो गए आई थिंक। मैं रोज़ इसको यहीं से पकड़ के घुमाता हूँ शहर के अंदर, अभी तक इसमें मुझे वो आवाज़ नहीं आई है। जब मैं कुशाक के अंदर पहली बार बैठा था, मेरा दोस्त कहता है मैं तो इसको यूज़ नहीं करता, मैं पहली बार बैठा, मैंने उसको हल्का सा प्रेस किया और मुझे उसके अंदर आवाज़ महसूस हो गई। सेम चीज़ मैं कर चुका हूँ इसको, इसमें अभी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लाइक समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये चीज़ और ऐसे फिट करना चाहिए स्कोडा वालों को। दिस इज़ वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड। बाकी ये चीज़ अगेन इंटीरियर के पार्ट में हमने कवर कर ली थी, तो चलते हैं इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए आपको गाड़ी के अंदर डीजल इंजन मिलता है एंड अगेन इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप इसको किससे अच्छा बोलोगे किससे बुरा बोलोगे, राइट। लेकिन स्टिल बात कर लेते हैं। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो बनाता है 89 bhp और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टाटा का यही डीजल मोटर यूनिट इनकी 4 गाड़ियों में आता है। ऑल्ट्रोज में जो हम चला रहे हैं, इससे ऊपर आ जाता है आपका नेक्सॉन में, उसके ऊपर आ जाता है कर्व में और उसके साथ में आ जाता है सियरा में। तो ये सिमिलर इंजन है, बस इनके थोड़े बहुत जो पार्ट्स हैं वो चेंजेस है, जिनकी वजह से वो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। ये गाड़ी डिसेंट पावर प्रोड्यूस करती है अपने साइज़ के हिसाब से। हिस्टोरिकली हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर वाली गाड़ियाँ मौजूद थी हमारे देश के अंदर, पर जो करंट हालात हैं एमिशंस के, BS6 वो सब, तो मेरे को लगता है यही बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई कंपनी डीजल हैचबैक दे रही है, राइट। एंड डीजल हैचबैक में भी आपको 170-180 न्यूटन मीटर का टॉर्क नहीं दे रही, 200 न्यूटन मीटर का दे रही है। क्योंकि पहले हमारे पास जो स्विफ्ट थी, बलेनो थी, अगर एक मैं बात करूँ, और i20 भी थी, ये सब आपकी 200 से नीचे ही प्रोड्यूस करती थी पावर। i20 का आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन इतना मुझे याद है कि i20 भी 89 bhp और 190 Nm पे थी शायद। यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे याद नहीं है i20 का, लेकिन ओवरऑल सब मतलब था मार्केट के अंदर अच्छा। जो पोलो आती थी उसमें आई थिंक हमको एक टाइम पर 230 न्यूटन मीटर का इंजन मिलता था, लेकिन वो आई थिंक बहुत पहले आती थी, वो बंद हो गई थी जब वॉक्सवैगन का डीजल गेट स्कैंडल हुआ था, उसके बाद वो गाड़ी बंद हो गई थी मेरे ख्याल से, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई कुड बी रॉन्ग। तो गाड़ी के नंबर्स और गाड़ी के परफॉर्मेंस जो है डे टू डे लाइफ में, उससे आपको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। आपको बहुत मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, क्योंकि गाड़ी का जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है ना वो अच्छा खासा है। एंड जैसे ही आप डीजल इंजन को पुश करते हो, जैसे यहाँ पर मैं हूँ,
एंड तो आपको मज़ा आता है, राइट। और ये भी मैंने फुल थ्रॉटल नहीं दिया था बिकॉज ऑब्वियसली हम टर्न के ऊपर थे। तो ये एक पॉइंट है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब आप गाड़ी को चला रहे हो, कि ऐसी हवा में नहीं पेल देना किसी भी गाड़ी को। बट आपको मज़ा ज़रूर आता है इस गाड़ी को चलाते हुए, राइट। ओवरऑल जो गाड़ी के पावर फिगर्स है ना वो आपको अच्छे महसूस होते हैं, गाड़ी गोज़ फास्ट। और इस गाड़ी में आपको इको मोड भी मिलता है, मैंने अभी चेक किया, मुझे भूल ही गया था। जब से ये गाड़ी मेरे पास आई है मैं इसको रेगुलर मोड पे चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा रुक के करेंगे। तो एक बार इस गाड़ी का ना कहीं पे देखकर 0 to 100 करते हैं, थोड़ा सा हमको परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ से पहले ओके हमारे पास थोड़ी सी प्लेन जगह है, लेट्स डू अ 0 to 100 हियर। आई विल स्टॉप द कार राइट अवे। गाड़ी की ब्रेकिंग भी वैसे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड और राइट, पीछे कोई नहीं आ रहा है। एसी को हम कर लेते हैं ऑफ। सो इन 3 2 1। ओ भाई साहब, सेकंड गियर पे व्हील स्पिन, लेकिन मैंने थर्ड गियर अच्छा नहीं हुआ ये। एंड नाउ यहाँ पे एक बार दोबारा से करते हैं। गाड़ी ना बॉग डाउन कर गई एकदम से, बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी का आप ऑफ नहीं कर सकते। तो जैसे इसने इतना ज़्यादा व्हील स्पिन महसूस किया, इसने गाड़ी को बुप बंद कर दिया। ये एक चीज़ है जो BS6 गाड़ियों के साथ रहेगी कि आपको ना रॉ परफॉर्मेंस निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको ना पूरा रेव नहीं करूँगा, हल्का सा रेव करके खींचते हैं। सो इन 3 2 1 एंड गो। यार जहां गाड़ी को व्हील स्पिन महसूस होता है ना, आई हैव अ वेरी स्मॉल फीलिंग ये वाला शायद थोड़ा सा फास्ट था, बट अगेन इट इज टफ। इस गाड़ी को 0 to 100 के लिए पुश करना इट इज स्लाइटली टफ। ओके, मैं ना शायद मैंने बीच में टॉक जो वो हो रहा है आपका व्हील स्पिन हो रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली चीज़, उसको मैंने शायद BS6 के साथ मर्ज कर दिया। वो ऐसे नहीं था। BS6 के अंदर ये चीज़ है ना कि एमिशंस की वजह से वैसी गाड़ी आउटराइट परफॉर्म नहीं करती। और ऊपर से टाटा मोटर्स कहती है कि गाड़ी में सेफ्टी होनी चाहिए। आपका गाड़ी का टायर स्किड होगा तो हम आपको फटाफट ट्रैक्शन कंट्रोल दे देंगे ताकि आपकी गाड़ी के चक्के दोनों बराबर चलते रहे। अच्छी बात है, फीचर अच्छा है, लेकिन एक बटन दे दो मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का आपको कोई बटन नहीं मिलता है। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जिससे आप थोड़ा सा दुखी रहोगे ओवर द टाइम। मतलब अगर आपको ऐसा पकाना होता है तो, अदरवाइज ये कोई दिक्कत नहीं है। आम डे टू डे के अंदर आप गाड़ियों को ऐसे नहीं भगाओगे, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। बट दैट्स द ओनली थिंग। गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी, और आपने देख ही लिया कि फर्स्ट गियर के ऊपर गाड़ी का व्हील स्पिन ज़बरदस्त आता है। गाड़ी भागने को तैयार रहती है। ऐसा गाड़ी का आपको कभी कोई मतलब ट्रैक्शन जो इंजन का है ना उसमें आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। काफ़ी ट्रैक्टेबल सा इंजन है, लेकिन यस ये स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो दैट्स दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ टाटा ऑल्ट्रोज। गाड़ी सेकंड गियर पर 80 को टच करती है, लेकिन फिर रेव लिमिटर आ जाता है साथ ही, और तीसरे गियर पे गाड़ी 100 को क्रॉस कर जाती है। अगर मैं गियरिंग की बात करूं तो पुरानी ऑल्ट्रोज के मुकाबले जो एक मेजर इंप्रूवमेंट मुझे महसूस हो रहा है वो गियर बॉक्स में हो रहा है। पुरानी जो ऑल्ट्रोज थी ना उसके अंदर गियर बॉक्स थोड़ा सा ना रबड़ी सा फील देता था। रबड़ी इन द सेंस कि हल्का सा एक च्यूवी सा गियर बॉक्स था, मतलब कहीं भी जाने में थोड़ा सा है ना स्लो सा स्लगिश सा। ये इन्होंने बेटर कर दिया काफ़ी ज़्यादा। एंड अगर आप स्पिरिटेड ड्राइविंग करने के शौकीन हो कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, सड़कें थोड़ा खाली हैं, थोड़ा सा ज़िंदगी का मज़ा ले लेते हैं, थोड़े से जो पैसे खर्चे हैं थोड़ा स्वाद ले लें ज़िंदगी का, तो ऑल्ट्रोज में आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि ऑल्ट्रोज परफॉर्मेंस भी अच्छी है, हैंडलिंग भी अच्छी है। जो स्टांस है गाड़ी का, आप रोड पे चिपक के चलते हो तो बहुत मज़ा आता है उन चीज़ों का ना, जब कॉम्बिनेशन आप देखते हो ना फ्रॉम सर्टेन एंगल्स। इस गाड़ी का जो ड्राइव फील है ना वो आपको थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल वर्ना के टाइप का महसूस होगा, एक्सेप्ट वन थिंग, इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक वर्ना से बेटर है, राइट। मेरे सामने वर्ना जा रही तो मेरे मन में ख्याल आया, तो जो ओरिजिनल वर्ना थी ना कि एकदम नीचे बैठी हुई है और आप रोड के साथ चिपक के जा रहे हो, गाड़ी की पावर भी अच्छी खासी थी। उस वर्ना की तो पावर खैर हमेशा से ही वर्ना अपने सेगमेंट में एक अच्छी गाड़ी रही है। तो ना मतलब ऐसी आपको थोड़ी थोड़ी फील आती है कि आप ना बहुत नीचे होकर बैठते हो इस गाड़ी के अंदर, और देन गाड़ी का जो टॉर्क रश है वो आपको टाइम टू टाइम महसूस होता रहता है। तो मज़ा आता है आपको इस गाड़ी के अंदर, ये चीज़ पक्की बात है। ऑल्ट्रोज इज़ अ फन कार। थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में पहुंच गया हूँ, और ट्रैफिक जैम में ना एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग ना गाड़ी खरीदने के बाद चेक करते हैं, वो चेक कर लेते हैं। इको मोड पे डालते हैं गाड़ी को, ये इको मोड आ गया हमारा। एंड अब मैं ना इको मोड पे रखूँगा यहाँ गाड़ी को। इको मोड पे रखने का रीज़न ये है, क्या कम पावर जब होती है गाड़ी की तो उतने में गाड़ी बंद होती है ऐसे ट्रैफिक वाले कंडीशन में कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। वैसे तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, हम डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी, ये मैं श्योर हूँ। पर स्टिल एक बारी पावर कम के बाद किसी किसी गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा मुझे इसमें तो कोई महसूस नहीं हो रही है। मैंने सेकंड गियर डाल दिया है और मैं कोशिश करूँगा मैं सेकंड गियर से ना हटाऊँ इसको,
यानी जहाँ पर हम कंप्लीट स्टॉप भी करेंगे मैं इसको सेकंड में ही उठाऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि सेकंड गियर पे जो पावर होती है फर्स्ट के मुकाबले थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इको मोड में मैं सेकंड गियर पे गाड़ी को उठा रहा हूँ, डीजल इंजन गाड़ी का उठा ले रहा है आराम से, कोई ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। आपके सामने है सेकंड गियर लगा हुआ, ठीक है। इसमें भी स्क्रीन पे आता है, कहीं पे गियर नहीं आता है, आई थिंक नहीं आता, मेरे को लग रहा है जब हम चलाएंगे ना तभी। अब आ गया वो, अब वो कह रहा है कि सेकंड में इसको नीचे कर लो। अब सेकंड में चलता जा रहा है, नीचे करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हमेशा वो नंबर आएगा जो आपका डला हुआ है, और एरो का मतलब होता है कि इसको ऊपर या नीचे कर लो। अब हमको एक बार रुकने का मौका मिला एंड रुक के दोबारा उठाते हैं गाड़ी को, एंड मैं सेकंड में रखूँगा इसको, मैं इसको यहाँ से हटाने लगा अभी, ठीक है। सियाज आ गई है हमारे सामने, क्लच मैंने दबा के रखा हुआ है डेफिनेटली, एंड गुड। तो गाड़ी की ट्रैक्टेबिलिटी दोनों मोड्स के अंदर अच्छी है, इको मोड में भी और सिटी मोड में भी। अभी हम इको पे चला रहे हैं, तो इको पे चलाते चलाते गाड़ी की ना माइलेज वाली बात कर लेते हैं। तो देखो इस गाड़ी के अंदर ना आपको अच्छी खासी माइलेज मिल जाएगी। बहुत देर से आप शायद यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आई डू नॉट नो, आज कैमरा ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, बट स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है डैट सेज 753 किलोमीटर और 22.6 की माइलेज। पिछले 750 किलोमीटर पे इस गाड़ी ने MID के अंदर 22 की माइलेज दी है। अब आप हिसाब लगा लो, ये 700 किलोमीटर का नंबर है, 70 का नहीं है। तो मतलब गाड़ी की एवरेज डिसेंट है। अगर मैं सिर्फ एक हाईवे के नंबर की बात करूं तो ये गाड़ी हाईवे पर बहुत इजीली, अगर आपको चलानी आती है ना, बहुत इजीली ये गाड़ी 25 को टच करती है 90 के आसपास, बहुत आराम से। और अगर मैं बात करूं शहरों की, तो शहरों के अंदर ये गाड़ी आपको स्टिल मेरे को लगता है वर्स्ट टू वर्स्ट ट्रैफिक में भी 15 से ऊपर देगी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये गाड़ी आपको शहर के अंदर बहुत ही ईजीली लगा के चलो लाइक 17-18 की एवरेज देती रहेगी हमेशा। ग्रांटेड कि आप स्पिरिटेड ड्राइविंग नहीं करते हो, आप एक रेगुलर गाड़ी चलाते हो जैसे मैं इस समय चला रहा हूँ, तो ये आपको 16, 17, 18 आराम से दे देगी। इको मोड आप शहर में यूज़ कर सकते हो, आपके सामने मैं चला रहा हूँ, मैंने यहीं पे आके इको मोड लगाया, ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह से इको मोड लेके निकला हूँ, यहाँ पे आके मैंने इको मोड लगाया। एंड इको मोड के अंदर भी गाड़ी की जो ट्रैक्टेबिलिटी है वो अच्छी खासी है। एक चीज़ है यार टाटा की गाड़ियों में ना, मैं बहुत टाइम से कंप्लेन कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए, कंप्लेन नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कह लो आप, मुझे फीचर में देखना चाह रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन दे दो यहाँ पे एक टॉगल। लास्ट में जिस मोड में गाड़ी बंद करता हूँ, अगर उसी मोड में गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए। जो लोग इस गाड़ी को माइलेज के लिए लेंगे ना, वो इको पे रख सकते हैं इसको फिर परमानेंट, उनको हमेशा ही इको मोड मिलेगा, हमेशा उन गाड़ी की माइलेज अच्छी आएगी। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि आपका इंजन बहुत ज़्यादा समय तक लगिंग में नहीं रहना चाहिए, यानी हमेशा अपनी गाड़ी को लो RPM के ऊपर मत चलाओ, उससे इंजन खराब होता है। तो वो डेफिनेटली एक पॉइंट है, और BS6 गाड़ियों में उस चीज़ से दिक्कत आ सकती है, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कंपनी का ऑप्शन दे दे और कस्टमर अगर अवेयर हो, अगर ये दो चीज़ें एज अ कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाए, अवेयरनेस और वो ऑप्शन, तब तो डेफिनेटली मज़ा आएगा उस गाड़ी को यूज़ करने का। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस समय हम एक ज़बरदस्त रोड के ऊपर आए हैं, थैंक्स टू पंजाब गवर्नमेंट, एंड यहाँ पर मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। आपको वाइब्रेशन से भी पता चल रहा होगा गाड़ी की सड़क मतलब यहाँ पे जगह कैसी है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो गाड़ी को नीचे से टच करे, राइट। हो सकता है हो भी जाए, मैं बिल्कुल ही ऐसी जगह से जा रहा हूँ कि वो टच कर जाए गाड़ी को, ठीक है, बट नहीं कर रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट वो नहीं कर रहा है। नोप 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और लोगों ने ना हवा बना दिया इस बात का कि अरे भाई इसकी तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ये तो लग जाएगी नीचे से। भाई साहब इतनी बकवास सड़कों के ऊपर आया हूँ ना कि मैं सच बता रहा हूँ, इस सड़क पे मैं रेगुलर आता हूँ, और क्रेटा वाले धीरे धीरे जा रहे होते हैं यहाँ से, सबसे ज़्यादा चौड़ में रहते हैं वो लोग कि हमारे पास तो SUV है भाई साहब तगड़े वाली, और वो लोग भी आके ना यहाँ पर स्लो करते हैं, ठीक है। तो आगे से घुमा के लाता हूँ मैं एक बार, वापस जाएंगे इस रोड के ऊपर। तो ग्राउंड क्लियरेंस का पॉइंट क्या है, देखो मैं जहाँ पर हूँ इस समय, यहाँ पर महिंद्रा का स्टॉक यार्ड है अमृतसर के अंदर। जो लोगों को सड़क चेक करनी है वो आके अपने आप चेक कर सकते हैं इधर की। तो ग्राउंड क्लियरेंस का सीन क्या है कि ना पिछले 5-7 सालों में ना गाड़ियाँ एकदम से ऊंची हुई हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची हुई है। लोगों को ना हमारे देश में लगता है मैं ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ, पता नहीं क्या ही चौड़ है मेरे में कि मैं सबको ऐसे देख रहा हूँ, ओ भाई अल्टो। तो ये जो एक अनपढ़ एटीट्यूड हमारे देश में बढ़ गया है ना एकदम से, उसकी वजह से लोगों को लगना शुरू हो गया है कि जो छोटी गाड़ियां हैं इनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी, ये तो हर तरफ लगती ही रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता। ग्राउंड क्लियरेंस वाली जो चीज़ है ना यार, वो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करती है, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करती है, सामने वाले ऑब्स्टेकल के ऊपर डिपेंड करती है। नो डाउट किसी की अगर ज़्यादा है तो वो अच्छे तरीके से निकल जाएगा, पर कम वाली कितनी कम होती है, मतलब है ना, एक मिनिमम क्या नंबर आप लेके चलोगे कि ये तो बहुत कम है। अब अगेन मैं टूटी सड़कों के ऊपर आ गया हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ,
लेकिन यहाँ से ना कैमरा हिल जाएगा मेरा अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रहूँगा तो हम यहाँ से वापस चलते हैं, घुमा लेते हैं गाड़ी को वापस। 2 hours later. अब देखो ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होना कोई बुरी बात नहीं है, आप ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स के ऊपर से निकल पाओगे, वो मैं समझ गया। लेकिन जो जैसे एक नंबर है इस गाड़ी का, मान लो 165, वो लोगों को लग रहा है कि बहुत ही कम है। भाई 165 बहुत होता है। आपको मैं एक रेफरेंस याद करा देता हूँ। जब आप बचपन में स्कूल में जाते थे तो आप 15 सेंटीमीटर का स्केल लेकर जाते थे और ये 165 mm है, यानी कि 16.5 सेंटीमीटर। तो उस स्केल से हल्की सी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। अब आप समझ लो, ये बहुत ना लोगों के मन में बैठा हुआ है कि 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस यानी सड़क से तो ये इतनी सी ऊंची है बस। तो ऐसा नहीं होता, 6 इंच से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। एंड छोटे मोटे बम्प्स वगैरह वो तब तो महसूस, मतलब आपको उनके में से भगा के ले जाओ हाई स्पीड में, कुछ भी नहीं होगा। ये तो मैं गारंटी से बताता हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को 4 दिनों से और मज़े ले चुका हूँ उल्टे सीधे। ठीक है, जैसे दोबारा आ गया इसको मैं फिर से टेढ़ा मेढ़ा करके निकालता हूँ। और आई डो नॉट नो कितना क्लियरली विजिबल है कि, पर मेरी कोशिश ये है कि सेंटर पे जो रोड का बचा हुआ पार्ट है वो सेंटर पे रहे और जो बाकी का पार्ट है वो मैं साइड से निकाल रहा हूँ। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर गड्ढा दोनों तरफ है और रोड सेंटर में है और मैं दोनों तरफ को बीच में रख के चला रहा हूँ। गाड़ी आराम से जा रही है। ठीक है, हम 24-25 की स्पीड पर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा गाड़ी को। ये लो जी, यहाँ तक आ गए हम लोग। तो पॉइंट ये होता है कि ना ग्राउंड क्लियरेंस कुछ समय से बड़ी है। लोगों को लगता है कि हर गाड़ी एसयूवी होनी चाहिए। अरे भाई ये हैचबैक है, हैचबैक में हैचबैक वाली ग्राउंड क्लियरेंस ही होती है। इसीलिए अल्ट्रोज के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस वाला जो पॉइंट है ना, लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग उसको एसयूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो जो गाड़ियां हैं, जो काइलैक बनी हुई है, जो पंच बनी हुई है, कहने को चलो वो भी हैचबैक ही है टेक्निकली, लेकिन स्टिल उसमें एसयूवी वाला फॉर्म फैक्टर मिलता है। आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही हमारे पास पावर आ गई है। भाई साहब 200 mm का ये मतलब नहीं है कि आप डिवाइडर टापते फिरोगे, चलाओगे आप उसको ऐसे ही जैसे आप अल्ट्रोज को चलाते हो, प्यार प्यार से। ये तो फैक्ट है। फ्रॉन्क्स आ रही है मेरे सामने से, लोगों को लगता है ये एसयूवी है। कोई एसयूवी वाली बात नहीं है। और मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ, जहाँ से फ्रॉन्क्स निकलेगी 90% प्लेसेज में से अल्ट्रोज में निकल जाएगी, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस का डिसेंट फर्क है दोनों का। सो ग्राउंड क्लियरेंस इज वन मैट्रिक, एक ऐसा नंबर है वो जो प्रैक्टिकल इफेक्ट आपको कम करता है और मेंटल इफेक्ट आपको ज़्यादा डाल देता है। ये चीज़ होती है। अभी क्रेटा जा रही है मेरे सामने से, उसको लग रहा है मैं एसयूवी चला रहा हूँ, पता नहीं बहुत तगड़ी, छोटा सा बम्प आ जाएगा ना, और यार थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, कहीं मेरी गाड़ी लग ना जाए नीचे से, कहीं वो टूट ना जाए मेरी गाड़ी। ऐसा होता है इन लोगों का एटीट्यूड। ठीक है, तो कहने का मतलब है ग्राउंड क्लियरेंस वाला गाड़ी में दिक्कत नहीं है जो लोगों ने बता रखी है। सर्विसिंग रिलेटेड अगर मैं आपको एक रिलीफ बताऊँ बहुत अच्छा, तो वो रिलीफ होने वाला है कि BS6 होने के बावजूद इस गाड़ी के अंदर DEF नहीं डलता है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस कार कि इसके अंदर आपको डेफ यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड नहीं डालना पड़ता, जिसको हम देसी भाषा में यूरिया भी बोल देते हैं, जो BS6 बाकी गाड़ियों में डलता है। अब ये चीज़ इस समय सिर्फ टाटा कर रहा है कि इनका जो 1500 सीसी इंजन है उसमें आपको डेफ नहीं डालना पड़ता, चाहे आप कोई सा भी डीजल इंजन ले लो इनका 1500 सीसी वाला, मीन्स आप नेक्सॉन ले लो, कर्व ले लो, सियरा ले लो या ऑल्ट्रोज ले लो। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। और ये प्लस पॉइंट आपको शायद बहुत छोटा लग रहा होगा, पर किसी BS6 वाले को पूछ के देखो, डेफ एक अलग सिरदर्दी है। वैसे तो आप कह लोगे कि भाई मैं हर बार सर्विस में जाता हूँ तो मैं डेफ रिफिल करा लेता हूँ और मेरा यूज़ नहीं होता। देखो वो यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है। जिनकी गाड़ियाँ शहर में बहुत ज़्यादा चलती है ना, उनका डेफ भी जल्दी ख़त्म होता है। डेफ का जो ओवरऑल यूसेज है ना, वो एक तरह का माइलेज के जैसा है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हाईवे पे चलती है तो माइलेज ज़्यादा आती है, तो आपका डेफ भी ज़्यादा चलता है। अगर आपकी गाड़ी शहर में ज़्यादा चलती है और शहर में जैसे माइलेज कम आती है, वैसे डेफ भी ज़्यादा यूज़ होता है। डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हाईवे पे तेल कम लगता है, हाईवे पे डेफ भी कम लगता है, शहर में तेल भी ज़्यादा लगता है, डेफ भी ज़्यादा लगता है, ये उस तरह से है। तो डेफ की एक सिरदर्दी आपको ऑल्ट्रोज में नहीं लेनी पड़ेगी। एंड मेरे को लगता है एज अ ओनर, अगर मुझे आज की डेट में कोई डीजल गाड़ी इस सेगमेंट में लेनी है ना 1500 सीसी में, तो दिल पर पत्थर रखकर मैं टाटा की गाड़ी लूँगा। दिल पर पत्थर मैं क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज बाकी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे खासे कंपेलिंग है। मतलब देखो ऑल्ट्रोज का तो कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे मन में चल रहा थी बात कि सियारा की जगह अगर मान लो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता हूँ, मान लो मैं सेल्टॉस लेना चाहता हूँ, है ना, उसका भी डीजल इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके अंदर मुझे वो करना पड़ेगा यार, बार बार थोड़ी सी चल गई डेफ डालो, थोड़ी सी चल गई डेफ डालो, थोड़ी सी चल गई डेफ डालो। वो चीज़ आपको टाटा की गाड़ियों में नहीं होती, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। आने वाले टाइम में कंपनी गाड़ियों को बंद करती है या इसके अंदर डेफ का स्टिकर चिपकाती है, अपने को नहीं पता। एज ऑफ नाउ यू आर फ्री, आप आराम से गाड़ी को चलाओ, डेफ का आपको कोई झंझट नहीं है इस गाड़ी के अंदर। बात कर लेते हैं टाटा अल्ट्रोज के रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स की। क्या रिस्क रहेंगे आपके इस गाड़ी के साथ में और क्या आपको रिवॉर्ड मिलेंगे? तो देखो, कोई भी जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो बहुत से लोग देखते हैं इसके पॉजिटिव क्या है, इसमें फीचर कौन कौन से हैं, इसमें अच्छा क्या है, ये फीचर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे को लगता है जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो कार है, चाहे वो मोबाइल है, वो लैपटॉप है, वो आपके घर का फ्रिज है, कोई भी वो चीज़ है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक है या कोई ऐसे आप चीज़ ले लो, आप कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप कुछ और ऐसा कुछ भी कर रहे हो,
तो मेरे को लगता है कि जो बड़ी ग्रैंड पिक्चर है उसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो उसके नेगेटिव्स के साथ। हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। मेरे सामने बलेनो जा रही है, बलेनो के भी कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ i20 के नेगेटिव्स हैं, कुछ ऑल्टोस के नेगेटिव्स हैं। तो आपने ये देखना है कि आप किन नेगेटिव्स के साथ में रह सकते हो, मेरा ये मानना है। और अगर मैं इस गाड़ी के रिस्क या नेगेटिव्स की बात करूं तो जो सबसे पहला और सबसे मेजर मेरे मन में आ जाता है वो है टाटा की सर्विस। अब देखो, टाटा की सर्विस से मुझे पर्सनली कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत समय हो गया है। दिक्कतें आई हैं, छोटी मोटी आई हैं, थोड़ा बहुत मैं दुखी हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन ओवर द टाइम मेरे को 13 साल हो गए हैं टाटा के साथ रिलेटेड ना, प्रोडक्ट यूज़ करते हुए इनका। ओवर द टाइम इस कंपनी की सर्विस इंप्रूव हो रही है, ठीक है। और ये आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि पहले के मुकाबले अब ये चीज़ें सुधर रही हैं, कंपनी सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ये आप मान के चलो। तो सर्विस वाला पॉइंट है इकलौता जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जो तो बड़े शहर है वहाँ पे तो मल्टीपल टाटा की एजेंसीज होती है, तो आपको सर्विस मिल ही जाएगी। यहाँ नहीं मिली वहाँ मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिली उधर मिल जाएगी, क्यों? आपस में कॉम्पिटिशन होता है इनका। लेकिन जहाँ छोटा शहर है वहाँ पर क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने आप से सर्विस कराने के टाइम पर। आपको अपने आप गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए कि सर्विस में क्या चेंज होना है, क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है, क्या चीज़ के लिए आपको चार्ज किया जा रहा है, किस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। वो सब चीज़ों की अगर आपको नॉलेज रहेगी तो मेरे को लगता है शहर से फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही ब्रांड से फ़र्क पड़ता। उसके बाद आपको अगर अपनी गाड़ी की नॉलेज है तो आप हैज़ल फ्री इस गाड़ी को रख सकते हो। सिर्फ इकलौता हैज़ल वही है कि आपको सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स आई थिंक द ओनली नेगेटिव मेजर। दूसरा, अगर मैं एक रिस्क की बात करूँ, रिस्क या नेगेटिव जो है इस गाड़ी का, वो है DPF। अगर आपकी यूसेज हाईवे की ज़्यादा है तब तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि DPF जो रीजनरेशन होती है ना, वो थोड़े से हाईवे स्पीड्स के ऊपर अच्छी तरीके से होता है, या आप ये कह लो थोड़ा ज़्यादा उसको RPM चाहिए होता है। शहर के अंदर आपका उस तरह का RPM मेंटेन नहीं होता, हाईवे के ऊपर वो हो जाता है। तो अगर आप हाईवे पर रेगुलर निकालते हो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपको शहर के लिए गाड़ी चाहिए देन मे बी ऑल्ट्रोस डीजल इज़ नॉट द बेस्ट बाय, देन यू कैन गो फॉर ऑल्ट्रोस पेट्रोल या पंच का टर्बो पेट्रोल। वो मुझे बहुत ज़्यादा शानदार इंजन लगा चलाने में। अगर मुझे शहर के लिए गाड़ी लेनी होगी तो मैं पंच का टर्बो पेट्रोल लूँगा, बट ऑल्ट्रोस डीजल फॉर हाईवे इज़ अ ग्रेट कार, राइट। तो यही दो मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए लेने से पहले, कि आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों रिस्क को लेने को तैयार हो तो क्या मिलता है आपको, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। आपको मिलती है सेगमेंट की इकलौती डीजल कार। डीजल कार का मतलब क्या हो गया, शहर के अंदर आपको 15-18 की एवरेज मिलेगी, हाईवे के ऊपर आपको 24-25 की एवरेज मिलेगी। ये तो पक्की बात है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। बट डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग स्टाइल करने के बाद भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 25 की एवरेज को टच नहीं करती है। तो दिस इज़ अ गुड नंबर आज की डेट में। दूसरा, आपको क्या मिलेगा, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। आपको पता है कि आपकी फैमिली अगर कहीं जा रही है इस गाड़ी के अंदर, आप नहीं भी चला रहे हो लेकिन आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, आपका छोटा भाई चला रहा है, आपकी वाइफ चला रही है, तो एटलीस्ट बाकी गाड़ियों के मुकाबले इन गाड़ियों में वो थोड़े से ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। सेफ हैं भी, राइट। हम ये बहुत कहते हैं, बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ कि हम तो गाड़ी ठीक से चलाते हैं। भाई हमको तो चलानी आती है, बात चलाने आने की नहीं है यार। वो ट्रक जा रहा है मेरे सामने, ट्रक वाला आके मुझे मार देगा तो मैं क्या करूँगा, उसमें मेरी क्या गलती, ठीक है ना। मेरे पीछे अब मैं अभी इस समय आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा ट्रैफिक के बीच में हूँ, एंड मेरे पीछे ना एक लोडेड वो आ रहा है, बोलेरो का कैंपर आता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं पता। अब अगर उसकी ब्रेक्स ना लगे और वो आके मेरी गाड़ी में घुस जाए, उसमें मेरी क्या गलती है भाई। तो ऐसी सिचुएशंस को ध्यान में रख के ही आपको स्ट्रॉन्ग गाड़ी का चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी लेकर रखो क्योंकि आप लोगों को ठोकना है, आपने बचना भी है। तीसरा रिवॉर्ड क्या है इस गाड़ी का, इस गाड़ी की शानदार क्वालिटी। ये गाड़ी अपने सेगमेंट को छोड़ो, उससे ऊपर के सेगमेंट में किसी गाड़ी को प्रॉपर टक्कर देती है क्वालिटी वाइज। बहुत ही शानदार गाड़ी की क्वालिटी है, खासकर जो स्टीयरिंग है ना, ओहो ये लेदर रैप स्टीयरिंग टाटा के ने इतने ज़बरदस्त लगते हैं मेरे को। ये चीज़ माइनर नेगेटिव है जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी हाथ लग जाता है, थोड़ा सा अनोइंग लगता है, बट ओवरऑल जो क्वालिटी है, गियर नॉब की क्वालिटी है, जहाँ दरवाजे पे हाथ रखते हो वो सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको अप मार्केट फील होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि टाटा ने जो सीट कवर हटा दिए ना, पहले आते थे अब नहीं आते, वो मेरे को मिस लगता है कि टाटा वालों को सीट कवर देने चाहिए इस गाड़ी के अंदर। पहले इसके टॉप मॉडल में आते थे लेदर सीट कवर, अब कंपनी नहीं दे रही है, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। वो आप लगवा सकते हो बाहर से। जो आप नहीं लगवा सकते वो है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। एंड इन सब चीज़ों के अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्विसिंग के अंदर भी इस गाड़ी में डेफ नहीं डलता है, तो एक अननेसेसरी खर्चा जो सरकार ने हमारे सिर पर डाला हुआ है ना, वो उस चीज़ से बच जाते हो आप। एंड जो लोग कहते हैं कि गाड़ी, मतलब आप सोच के देखो कि लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विस ख़राब है, और सरप्राइजिंगली जो टाटा के डीजल इंजन है 1500 सीसी वाले, उनमें डेफ का ना डलना एक तरह से सर्विसिंग के अंदर ही प्लस पॉइंट है टाटा का। उसके अलावा इट इज़ अ फन एंड पेपी डीजल कार। तो जैसे आप इसको रेव करते हो, गाड़ी का मज़ा आ जाता है आपको पता चलता है कि आप एक मज़ेदार गाड़ी चला रहे हो। लेकिन कई बार आपके सामने फॉर्च्यूनर होती है जो टेढ़े मेढ़े कट ले लेती है, तो उसको जाने देना चाहिए, कोई चक्कर नहीं, जाओ भाई जाओ, आपकी बड़ी गाड़ी है भाई, जाने दो इनको लग रहा है कि इनकी सबसे बड़ी गाड़ी है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं इनको पेल दूंगा ना तो इनका ईगो हट हो जाएगा, कोई बात नहीं। खैर, तो मेरे को लगता है एज अ पैकेज ऑल्ट्रोज इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक्स इन इंडिया यू कैन बाय एट द मोमेंट, खासकर मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको सेफ्टी इट इज़ अ की प्रायोरिटी इन एनी कार।
राइट। इसके अलावा हाँ, एक छोटी सी चीज़ है, मिस है टाटा मोटर्स की तरफ से, अगर वो कंपनी इसके अंदर डीजल के साथ मुझे अगर ऑटोमेटिक दे दे, द प्रॉब्लम इज़ कि डीजल इज़ अ डाइंग ब्रीड, ठीक है ना। हमको हैचबैक में डीजल मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा अगर ऑटोमेटिक होता, अगर डीसीए वगैरह कुछ मिल जाए, एकदम ऐसे शू शू चलाने का मज़ा अगर आ जाए। तो ये था ऑल्ट्रोज डीजल का एक ड्राइव एक्सपीरियंस। आई होप हमने सभी चीज़ों को कवर किया इसके अंदर, राइट। शहर की ड्राइव भी अच्छी है, हाईवे की ड्राइव भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छी है, प्रेजेंस भी अच्छी है, कंफर्ट भी अच्छा है इस गाड़ी का। एंड सर्विस, अगर आपको गाड़ियों की नॉलेज है, आप अपनी गाड़ी को समझते हैं, जानते हैं, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ अभी के लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि यस, शहर के हिसाब से होता है, आप अपनी गाड़ी को टाटा में छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते, डिपेंड्स ऑन सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर। बट यस, अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, दैट्स फॉर श्योर। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंसाइटफुल लगा। मेरे को लगता है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस गाड़ी को लेकर। स्टिल अगर आपके किसी तरह के सवाल हैं तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं कमेंट में आपको सारे जवाब दे दूंगा। इसके अलावा जो लोग मुझे डीएम करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सामने जो जा रहा है देखो, उसके ढक्कन खुला हुआ है पीछे वाला ना, बे का, लोडिंग बे का। कुछ चीज़ गिरनी होगी, पीछे वाले के नीचे आ जाएगी, वो बंदा है तो गिर जाएगा, बाइक वाला हुआ तो। हमारे देश में ऐसी ना त्रासदियाँ होती रहती हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्पेयरव्हील ऑफिशियल, जहाँ पर मैं अतरंगी सी रील्स डालता रहता हूँ। बाकी यस, वहाँ पर हम लोग बात भी कर सकते हैं। और आपको किसी तरह का डाउट है कि आपको ये गाड़ी लेनी है या वो गाड़ी लेनी है, वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पूछ सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय।